हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आप लोग जानने वाले हैं गुट निरपेक्षता क्या है या फिर गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या है। ठीक है, इसकी भूमिका, इसका गठन, इसकी प्रासंगिकता, किस वजह से गुट निरपेक्षता को प्रोत्साहन मिला, यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन किन कारणों से इस आंदोलन का आरंभ हुआ, ये सारी चीज़ें आप इसमें जानने वाले हैं। इन शॉर्ट आप गुट निरपेक्षता से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। ठीक है, तो गुट निरपेक्षता क्या है, गुट निरपेक्षता से आप क्या समझते हैं, इसकी क्या विशेषता है, ये आपको जानना है क्योंकि ये बहुत ही आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। गुट निरपेक्ष आंदोलन जो है ना, इसका नेतृत्व जो है, माने इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन है वो हमारे देश भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्हीं से यह विचार पनपा गुट निरपेक्षता का। और जो विकासशील देश थे, जो नौ स्वतंत्र राष्ट्र थे, यानी कि जिस प्रकार उपनिवेशवाद में फंसे हुए देश जो थे, जो कि जिनका शोषण हो रहा था, तो वो स्वतंत्र हुए थे अभी नए नए। ठीक है, तो अभी इसमें जो है गुट निरपेक्षता का विचार इसलिए आया क्योंकि ये जो शीत युद्ध में है, सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दो महाशक्ति उभरी थी और इन दोनों में होड़ थी कि कितने अधिक से अधिक देशों को अपने में शामिल करे। ठीक है, यानी कि अपना गुट बनाए, बोलते हैं ना ग्रुपिज्म करना, अपना गुट बनाना। जैसे मान लो आपके समूह में दो मित्र है जो बहुत ही शक्तिशाली है। ठीक है, तो वो क्या करेंगे, उनका अगर लड़ाई हो जाए, ठीक है, उनके बीच में प्रतिद्वंदिता हो जाए, तो वो क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुप के लोगों को अपने तरफ खींचने की कोशिश करेंगे ताकि वो अपना शक्ति का प्रदर्शन कर सके, अपने को महान बता सके। तो यही हो रहा था यूएसए और यूएसएसआर, यानी सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका, ये दोनों जो है अपने अपने सैनिक गुटों में शामिल करने में, जो अन्य देश को शामिल करने में तत्पर थे, तैयार थे, कोशिश में लगे हुए थे। वो चाहते थे कि जो विकासशील देश है या छोटे देश जो है, जिन्होंने अभी विकास नहीं किया है, जो अभी 9 स्वतंत्र राष्ट्र थे, उनको अपने गुटों में शामिल करने का प्रयास किया। लेकिन गुट निरपेक्षता जो अवधारणा है या विचार है, इसने ये कहा कि किसी भी गुट में शामिल नहीं होना है। ठीक है, तो कई बार जो है कंफ्यूजन होता है कि गुट निरपेक्षता और तटस्थता एक ही इन दोनों का एक ही अर्थ है क्या, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि गुट निरपेक्षता और तटस्थता की नीति जो है सेम है। ठीक है, तो इसमें कुछ बारीक से अंतर है जिसको जानना आपको अनिवार्य है। ठीक है, क्योंकि गुट निरपेक्षता जो है वह सैनिक गुटों से दूर रहने की नीति है। ठीक है, उससे अलग रहने की नीति है। लेकिन गुट निरपेक्षता यह तय करता है कि यदि सही गलत का वो निर्णय लेता है और जो सही पक्ष उसका साथ देता है। वहीं पे तटस्थता जो है वो क्या करता है, तटस्थता का अर्थ है कौन सही है कौन गलत है उससे कोई मतलब नहीं, बस उसे सबसे अलग रहना है। ठीक है, और तटस्थता की जो अवधारणा है वो मुख्यतः युद्ध की स्थिति के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन गुट निरपेक्षता शांति के लिए भी है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं क्या है गुट निरपेक्षता, तटस्थता, गुट निरपेक्षता की विशेषताएं, गुट निरपेक्षता कितना प्रासंगिक है और गुट निरपेक्ष आंदोलन को प्रोत्साहन देने वाले कौन कौन से कारक है। द्वितीय विश्व युद्ध यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जो कि 1939 से 1945 तक चला, इसके बाद यानी 1945 के बाद अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के स्वरूप में परिवर्तन लाने वाले तत्वों में गुट निरपेक्षता का विशेष महत्व है। ठीक है, आसान भाषा में कहे तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्वरूप में जो परिवर्तन आया, उसके लिए कई कारक जिम्मेदार थे, जिसमें से गुट निरपेक्षता भी है। इस नीति को, यानी गुट निरपेक्षता की नीति को सबसे पहले प्रैक्टिकल फॉर्म देने का श्रेय, व्यावहारिक रूप देने का श्रेय भारत के पहले प्रथम प्रधानमंत्री प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू को है। गुट निरपेक्ष की नीति अपनाते समय पंडित नेहरू ने कहा था कि यदि हम अपने को किसी एक गुट के साथ जोड़ लेते हैं तो एक प्रकार से शायद यह अच्छा कदम सिद्ध होगा, लेकिन
हमें ही नहीं बल्कि संपूर्ण दुनिया को इससे लाभ की अपेक्षा हानि ही होगी। इससे हम दुनिया में अपने प्रभाव का उपयोग नहीं कर सकेंगे। पंडित नेहरू ने यह भी कहा था कि मैं तटस्थ शब्द का प्रयोग ही करता, क्योंकि उसका प्रयोग सामान्य रूप से युद्ध काल में होता है। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तटस्थता शब्द का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि जनरली तटस्थता शब्द जो है उसका इस्तेमाल जो है युद्ध काल में होता है। शांति काल में भी इससे एक प्रकार की युद्ध की मनोवृत्ति प्रकट होती है। ठीक है, शांति काल में भी तटस्थता से एक प्रकार की युद्ध की, वॉर की टेंडेंसी या मनोवृत्ति का प्रदर्शन होता है, वो प्रकट होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद उत्पन्न शीत युद्ध में, शीत युद्ध कब शुरू हुआ था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर के ख़त्म होने के बाद। ठीक है, तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध में अमेरिका और सोवियत संघ दो गुट प्रबल रूप से उभरे। ठीक है, मजबूती से उभरे थे। कौन कौन? यूएसए एंड यूएसएसआर। पूंजीवाद और साम्यवाद के समर्थक दोनों राष्ट्र अपने अपने समर्थक राष्ट्रों की संख्या बढ़ाने में तत्पर थे। ठीक है, तो शीत युद्ध में दो जो मुख्य शक्तियां थी प्रबल रूप से जो उभरे थे, एक थी अमेरिका जिसने पूंजीवाद को समर्थन दिया, और दूसरा था सोवियत संघ जिसने साम्यवाद का समर्थन किया। तो ये दोनों पूंजीवाद और साम्यवाद के जो समर्थक देश थे, इन्होंने अपने अपने समर्थक राष्ट्रों की संख्या बढ़ाने में तत्पर थे। ठीक है, बढ़ाने में कोशिश किया उन्होंने, इसके लिए तैयार थे। हमेशा कोशिश था उनका कि अपने अपने गुटों में ज़्यादा से ज़्यादा देश को शामिल करें। ऐसे में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यह सोचा कि एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र राष्ट्र विश्व राजनीति के सैनिक गुटों के चंगुल से अपने आप को अलग रखे तथा अपनी स्वयं की एक पहचान बनाए। ठीक है, पंडित नेहरू चाहते थे कि नए राष्ट्र जो है विश्व राजनीति के सैनिक गुटों, ठीक है, यानी यूएसएस एंड यूएसएसआर के जो सैनिक गुट थे, उसके चंगुल से अपने आप को अलग रखे और अपना खुद का एक पहचान बनाए। नेहरू जी के विचारों से मिस्र के कर्नल नासिर, यूगोस्लाविया के मार्शल टीटो भी सहमत हुए। ठीक है, धीरे धीरे विकसित हुई यह विचारधारा, गुटनिरपेक्षता की जो विचारधारा है, अब एक प्रभावशाली आंदोलन बन चुकी है। इसकी उपेक्षा अब अमेरिका के लिए भी संभव नहीं है। अमेरिका का वर्तमान अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में क्या स्थिति है? अमेरिका जो है एक सुपर पावर है ना, लेकिन अमेरिका भी इसकी गुटनिरपेक्षता को नज़रअंदाज नहीं कर सकता। आज गुटनिरपेक्षता की ऐसी प्रासंगिकता है। ठीक है, तो परिभाषा देखते हैं। चलिए, गुटनिरपेक्षता की परिभाषा इस प्रकार है। भारत सरकार के प्रकाशन एंड एम्बेसडर स्पीक्स के अनुसार गुटनिरपेक्षता का अर्थ है अपनी स्वतंत्र रीति नीति। गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य अनौचित्य को देखा जा सकता है। एक गुट के साथ मिलकर उचित अनुचित का विचार किए बिना आंख मूंद कर पीछे पीछे चलना गुटनिरपेक्षता नहीं है। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता बेसिकली क्या करता है? गुटनिरपेक्षता अपने सदस्य देश को यह सिखाता है कि उचित अनुचित का विचार किए बिना किसी के भी पीछे पीछे नहीं चलना है, बल्कि उचित अनुचित का विचार करना है और उचित का साथ देना है। ठीक है, अपोदोराय के शब्दों में किसी भी देश के साथ सैन्य संधि और विशेषतया किसी साम्यवादी या पश्चिमी गुट के किसी राष्ट्र के साथ सैनिक संधि में शामिल ना होना। पंडित जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में गुट निरपेक्षता का अर्थ है सैनिक गुटों से अपने आप को अलग रखने का किसी देश द्वारा प्रयत्न करना। इसका अर्थ है जहां तक हो सके तथ्यों को सैनिक दृष्टि से ना देखना, तथा चाहे कभी कभी ऐसा करना भी पड़ता है, परंतु हमारा स्वतंत्र दृष्टिकोण होना चाहिए तथा सारे देशों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने चाहिए। एम.एस. राजन के शब्दों में विशेषतया तथा नकारात्मक रूप में गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सैनिक या राजनीतिक गठबंधनों की अस्वीकृति। ठीक है, एम.एस. राजन क्या कहते हैं? एम.एस. राजन कहते हैं कि नकारात्मक रूप में गुटनिरपेक्षता का अर्थ है सैनिक या राजनीतिक गठबंधन को अस्वीकृत करना, उसमें शामिल ना होना, और सकारात्मक रूप से इसका अर्थ है अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर जैसे भी तथा जब भी यह सामने आए प्रत्येक मामले के लाभों के अनुरूप ही तदर्थ निर्णय लेना।
जॉर्ज लिस्का के अनुसार किसी विवाद में यह जानते हुए कि कौन सही और कौन गलत है, किसी का पक्ष ना लेना तटस्थता है, किंतु असंलग्नता या गुट निरपेक्षता का अर्थ है सही और गलत में भेद करके सदैव सही नीति का समर्थन करना। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के प्रारंभ में शुरुआत में ही बताया था कि तटस्थता जो विचारधारा है वो यह नहीं तय करता कि कौन सही है या कौन गलत है और किसी का भी पक्ष नहीं लेता है, लेकिन गुट निरपेक्षता जो है वो सही गलत में भेद करता है, ठीक है, और सही का पक्ष लेता है। इन परिभाषाओं के आधार पर कहा, अभी जो मैंने इतनी सारी परिभाषाएं बताई अलग अलग विद्वानों की, इन परिभाषाओं के आधार पर यह कहा जा सकता है कि गुट निरपेक्षता का अर्थ है किसी भी देश के साथ सैनिक गुटबंदी में शामिल न होना, हर प्रकार की आक्रामक संधि से दूर रहना, शीत युद्ध से अपने आप को अलग रखना या पृथक रखना तथा राष्ट्रहित का ध्यान रखते हुए, नेशनल इंटरेस्ट का ध्यान रखते हुए न्याय उचित पक्ष में अपनी विदेश नीति का संचालन करना। गुट निरपेक्षता की विशेषताएं। गुट निरपेक्षता की मुख्य विशेषताएं इस प्रकार हैं। 5 सिद्धांतों पर आधारित। 1961 में गुट निरपेक्षता के तीन कर्णधारों पंडित नेहरू, कर्नल नासिर और मार्शल टीटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए थे। इसका पहला आधार है सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, यानी गुट निरपेक्ष में जो सदस्य देश है, गुट निरपेक्ष आंदोलन में जो शामिल है, उनका स्वतंत्र नीति पर चलना जरूरी है इसके लिए, ठीक है। दूसरा, सदस्य देश उपनिवेश का विरोध करता हो। तीसरा है सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो। और चौथा है सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किया हो। एवं 5वां इसका आधार है सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की स्वीकृति ना दी हो। इन 5 आधारों पर आप समझ सकते हैं कि गुट निरपेक्षता जो है किस प्रकार से कार्य करती है। गुट निरपेक्षता की जो बुनियाद भारत ने 1946-47 में रखी थी, वह समय के साथ अधिक मजबूत हुई है। पंडित नेहरू के शब्द उल्लेखनीय है कि जहां स्वतंत्रता के लिए खतरा उपस्थित हो, न्याय को धमकी दी जाती हो अथवा जहां आक्रमण होता हो, वहां ना तो हम तटस्थ रह सकते हैं और ना ही तटस्थ रहेंगे। गुट निरपेक्षता ने शीत युद्ध का विरोध किया, ऑपोजिशन ऑफ कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में शीत युद्ध का दौर चला, जिससे सारा विश्व प्रभावित हुआ, ठीक है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो शीत युद्ध हुआ अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, इससे सारा विश्व जो है प्रभावित हुआ। दोनों देशों ने यानी यूएसएस और यूएसएसआर ने 9 स्वतंत्र राष्ट्रों को अपने पक्ष में करने का प्रयत्न किया, कोशिश किया। भारत जैसे अनेक राज्य शीत युद्ध को विश्व शांति के लिए हानिकारक मानते थे, इसलिए उन्होंने शीत युद्ध का विरोध करना अपनी विदेश नीति का मूल सिद्धांत बनाया। गुटनिरपेक्ष के समर्थक देशों ने शीत युद्ध का विरोध और शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा राष्ट्रों के मध्य सहयोग का समर्थन किया। सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों का विरोध। गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों का भी विरोध किया। गुटनिरपेक्ष ने सैन्य तथा राजनीतिक गठबंधनों जैसे कि नाटो, सीटो तथा वार्सा पैक्ट का विरोध किया है। पंडित नेहरू के शब्दों में जब हम कहते हैं कि हमारी नीति गुट निरपेक्षता की है, तो स्पष्ट रूप से हमारा अभिप्राय सैनिक गुट के साथ गुट निरपेक्षता से होता है। When we say our policy is one of non-alignment, obviously we mean non-alignment with military blocs. It is said by पंडित नेहरू। गुटनिरपेक्षता की नीति के समर्थक मानते हैं, यानी गुटनिरपेक्षता की नीति का जो समर्थन करते हैं, वे मानते हैं कि सैन्य और राजनीतिक गठबंधन विश्व शांति के लिए खतरा है, क्योंकि प्रत्येक गठबंधन का एक प्रतिकूल गठबंधन है। इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में भय, शंका, घृणा और अविश्वास को जन्म देता है। गुटनिरपेक्षता गठबंधनों को युद्ध, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद के साधन समझती है, इसलिए इनका विरोध करती है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता जो है
गठबंधन को युद्ध, साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद का साधन समझती है, इसलिए इनका विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता की नीति शांतिपूर्ण सहअस्तित्व तथा अहस्तक्षेप की धारणा में विश्वास करती है। गुटनिरपेक्षता की नीति शक्ति की राजनीति की विरोधी है। पंडित नेहरू के शब्दों में भारत को उन समूहों की शक्ति राजनीति से दूर रहना चाहिए जो एक दूसरे के विरुद्ध पंक्तिबद्ध हुए खड़े हैं, जिनके कारण भूतकाल में यानी पहले भी 2 विश्व युद्ध तथा जो पुनः इससे भी अधिक व्यापक स्तर पर तबाही की ओर ले जा सकती है। अतः गुटनिरपेक्षता की नीति शीत युद्ध तथा शक्ति की राजनीति के विरुद्ध शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व तथा पारस्परिक विकास में विश्वास करती है। गुटनिरपेक्षता यह मानती है कि साम्यवादी तथा गैर साम्यवादी राष्ट्रों के बीच मित्रता पैदा करना तथा उसका विश्वास करना संभव है। गुटनिरपेक्षता राष्ट्रीय हित प्राप्ति का साधन। ये गुटनिरपेक्षता की एक विशेषता है कि गुटनिरपेक्षता राष्ट्रीय हित को प्राप्त करने का एक साधन है। प्रत्येक देश की विदेश नीति का उद्देश्य अपने राष्ट्रीय हितों को प्राप्त करना होता है, परंतु उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए यानी अपने राष्ट्र के हितों की प्राप्ति के लिए, अपने नेशनल इंटरेस्ट को पाने के साधन अलग अलग हो सकते हैं। भारत अपनी स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है। भारत जानता है कि किसी भी महाशक्ति के गठबंधन कर लेने पर भारत की विदेश नीति की स्वतंत्रता समाप्त हो जाएगी। पंडित नेहरू के शब्दों में भारत किसी देश अथवा राष्ट्र के समूह का पिछलग्गू बनकर नहीं रह सकता। उसकी स्वतंत्रता तथा प्रगति एशिया के लिए महत्वपूर्ण अंतर डालेगी तथा इस कारण विश्व पर भी। अतः गुटनिरपेक्षता की नीति विदेशी संबंधों में कार्य की स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए सर्वश्रेष्ठ साधन है। गुटनिरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण के पक्ष में नहीं। पॉलिसी ऑफ नॉन अलाइनमेंट डज नॉट फेवर आर्मामेंट। गुटनिरपेक्षता की नीति शस्त्रीकरण का विरोध करती है, यानी शस्त्रों के बढ़ावा को ये सही नहीं मानती, इसका विरोध करती है। यह शस्त्रीकरण के स्थान पर शांतिपूर्ण विकास और आर्थिक समृद्धि को महत्व देती है। गुटनिरपेक्षता जो है शांतिपूर्ण विकास और आर्थिक समृद्धि को महत्व देती है और शस्त्रीकरण का विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता शस्त्रीकरण की इसलिए विरोध करती है क्योंकि यह शांति की ना होकर युद्ध का समर्थन करता है। ठीक है, शस्त्रों के बढ़ोतरी से क्या होगा, शस्त्रीकरण से क्या होगा, विश्व शांति भंग होगी। इसलिए गुटनिरपेक्षता जो है शस्त्रीकरण का विरोध करती है। गुटनिरपेक्षता नीति साम्राज्यवाद तथा उपनिवेशवाद की विरोधी है। ठीक है, गुटनिरपेक्षता की नीति राष्ट्रवाद का समर्थक है, इसलिए यह साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद की विरोधी है। यह नीति यानी गुटनिरपेक्षता की नीति प्राचीन राष्ट्रों के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करने के पक्ष में है। गुटनिरपेक्षता जातिवाद तथा रंग भेद में विश्वास नहीं करती। गुटनिरपेक्षता की नीति जाति रंग के आधार पर भेदभाव न करके विश्व बंधुत्व और विश्व शांति में विश्वास करती है। गुटनिरपेक्षता की नीति लचीली है। गुटनिरपेक्षता की नीति समय अनुकूल परिवर्तन में विश्वास करती है। यह निर्भीकता और साहस की नीति है। यह विश्व शांति की समर्थक है, लेकिन यदि आवश्यक हुआ तो युद्ध का सहारा भी ले सकती है। अलगाववाद की नहीं बल्कि क्रियाशीलता की नीति, अ पॉलिसी ऑफ एक्शन एंड नॉट आइसोलेशनलिज्म। गुटनिरपेक्षता अलगाववाद अर्थात अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से दूर रहने की नीति नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में पूर्णतया भागीदार होने की नीति है। इसका उद्देश्य विश्व राजनीति में मात्र एक असहाय दर्शक बनकर रहना नहीं है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में स्वतंत्रता पूर्वक विचार प्रकट करना और अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा में सहयोग देना है। 1949 में पंडित नेहरू ने अमेरिकी कांग्रेस को संबोधित करते हुए कहा था कि जब स्वतंत्रता का भय होगा तथा न्याय संकट में होगा, जब राष्ट्र की सुरक्षा खतरे में होगी, हम उदासीन नहीं रह सकते तथा रहेंगे भी नहीं, क्योंकि
उदासीन रहने यानी न्यूट्रल रहने की हमारी सुरक्षा जोखिम में नीति नहीं है। हमारी तो यह नीति है कि विश्व शांति के लिए सक्रिय प्रयत्न, एक्टिव कोशिशें होने चाहिए तथा इसे सुदृढ़ आधार मिलना चाहिए। गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है, मैंने आपको बता दिया था। चलिए डिटेल में जानते हैं कि गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में क्या अंतर है। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी। गुटनिरपेक्षता और तटस्थता में अंतर, डिफरेंस बिटवीन नॉन अलाइनमेंट एंड न्यूट्रलिटी। अधिकांश व्यक्ति गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य तटस्थता समझ लेते हैं, जो कि गलत है। दोनों में अंतर देखा जा सकता है। गुटनिरपेक्षता एक नीति है, जबकि तटस्थता एक स्थिति है जो केवल उसी समय होती है जब किन्हीं राज्यों में युद्ध चल रहा हो। मिस्र के राष्ट्रपति नासिर के शब्दों में तटस्थता शब्द का निर्माण केवल युद्ध के समय के लिए हुआ है। हम नैतिक रूप से तटस्थ नहीं हैं, लेकिन हम गुटनिरपेक्ष हैं। इसलिए हम प्रत्येक अंतर्राष्ट्रीय समस्या का न्याय उसके गुणों के आधार पर करते हैं, न कि गुटवाद के आधार पर। पंडित नेहरू ने भी कहा था कि गुटनिरपेक्षता का तात्पर्य यह कभी भी नहीं है कि हम चुप रहेंगे। जहाँ भी अन्याय होगा, स्वतंत्रता को खतरा होगा या किसी पर आक्रमण किया जाएगा, हम उसका विरोध करेंगे और ऐसे समय में हम तटस्थ भी नहीं रहेंगे। गुटनिरपेक्ष राज्य शीत युद्ध से अलग रहते हैं। तटस्थता दो आक्रामक राष्ट्रों के प्रति उदासीनता का दृष्टिकोण है, जबकि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र न्याय पक्ष का समर्थन करता है। तटस्थता का तात्पर्य एकाकीपन की अवस्था है, जबकि गुटनिरपेक्षता तृतीय विश्व की जनता को अपना भविष्य निर्मित करने में सहायता देती है। मतलब यह कि तटस्थता का जो समर्थन करते हैं, तटस्थ रहने वाले जो देश होते हैं वो अकेले होते हैं। एकाकीपन का यह एक एकाकीपन की अवस्था है, लेकिन गुटनिरपेक्षता जो है वो थर्ड वर्ल्ड की जनता को, यानी तृतीय विश्व जो कि विकासशील देश है, उनकी जनता को अपना भविष्य के निर्माण करने में सहायता देती है। गुटनिरपेक्षता की नीति का उद्देश्य विश्व शांति, स्वतंत्रता और सामाजिक न्याय के लिए हमेशा प्रयास या कोशिश करना है। प्रोफेसर पीटर ने तटस्थता और गुटनिरपेक्षता का अंतर बताते हुए कहा है कि शीत युद्ध में संयुक्त राज्य और सोवियत संघ द्वारा प्रेरित शक्तियों के मध्य चल रही राजनीतिक या कूटनीतिक प्रतिद्वंदिता में किसी भी पक्ष का समर्थन करने से इनकार करना ही तटस्थता है। दूसरी ओर गुटनिरपेक्षता का अभिप्राय है कि बिना किसी के साथ पूरी तरह बंधे हुए अपनी स्वतंत्र नीति का पालन किया जाए। गुटनिरपेक्षता क्या नहीं है, चलिए जानते हैं। व्हाट अलाइनमेंट इज नॉट। गुटनिरपेक्षता के लिए अनेक शब्दों का प्रयोग किया गया है, जैसे कि तटस्थता, न्यूट्रलिटी या फिर तटस्थतावाद, न्यूट्रलिज्म आदि। जॉर्ज स्वार्जेनबर्गर ने इस प्रकार के 6 शब्दों का उल्लेख किया है। अलगाववाद, आइसोलेशनिज्म जिसे इंग्लिश में कहते हैं। अलगाववाद का अर्थ ऐसी नीतियों का समर्थन करना है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहे, जबकि गुटनिरपेक्षता का अर्थ है केवल सैनिक संधियों या शीत युद्ध से दूर रहना, न कि अंतर्राष्ट्रीय संबंधों से। अप्रतिबद्धता, नॉन कमिटमेंट। अप्रतिबद्धता या गैर वचनबद्धता का अभिप्राय है कि दो शक्तियों के समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह प्रतिबद्ध न होने की राजनीति। तटस्थता, न्यूट्रलिटी। तटस्थता से अभिप्राय है युद्ध में संलग्न दो राष्ट्रों में से किसी के भी साथ संलग्न नहीं होना। तटस्थीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। तटस्थीकरण का अर्थ तटस्थ रहने वाले राज्यों का राजनीतिक तथा वैधानिक स्तर से है, जैसे स्विट्जरलैंड का स्तर। एक पक्षतावाद, यूनिलैटरलिज्म। एक पक्षतावाद से अभिप्राय है एक पक्षीय जोखिम भरी निर्णय लेने वाली नीति, बिना इस बात का ध्यान किए कि अन्य देश ऐसा करते हैं या नहीं। निर्लिप्तता, नॉन इन्वॉल्वमेंट। निर्लिप्तता या असंलग्नता से अभिप्राय है विभिन्न विचारधाराओं तथा शक्तियों के मध्य संघर्ष से दूर रहना। ये सभी शब्द गुटनिरपेक्षता से भिन्न अर्थ रखते हैं, इसलिए उसके समानार्थी नहीं है, यानी सबका एक ही अर्थ नहीं है, क्योंकि ये गुटनिरपेक्षता से अलग अर्थ रखते हैं। गुटनिरपेक्षता से अभिप्राय शक्तिमूलक राजनीति से
पृथक रहना यानी अलग रहना तथा सभी राज्यों के साथ शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय सहयोग है। गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक। फैक्टर्स प्रोमोटिंग नॉन अलाइनमेंट। गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन देने वाले कारक इस प्रकार हैं। राष्ट्रवाद की भावना, फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म। गुटनिरपेक्षता की पहली प्रेरक शक्ति राष्ट्रवाद की भावना है, फीलिंग्स ऑफ नेशनलिज्म है। नव स्वतंत्र देशों की जनता के लिए भावनात्मक दृष्टि से यह संभव नहीं था कि वह स्वतंत्रता के बाद तुरंत ही उन पश्चिमी देशों के साथ सैनिक संधियों में बंध जाते जिन्होंने शताब्दियों तक उनका शोषण किया था। उनके गुटों में शामिल होने का अर्थ था फिर से अपनी स्वाधीनता यानी स्वतंत्रता अब उनके हाथों में सौंप देना। इसी प्रकार समाजवादी गुट में शामिल होने से भी उनकी नई स्वतंत्रता को खतरा था। ठीक है, तो राष्ट्रवाद की जो भावना थी इसने गुटनिरपेक्षता को प्रोत्साहन दिया। उपनिवेश विरोधी भावनाएं, फीलिंग्स अगेंस्ट कॉलोनियलिज्म। नए स्वतंत्र राष्ट्रों में उपनिवेशवाद के विरुद्ध प्रबल भावनाएं थी। जिस समय गुटनिरपेक्षता की नीति का जन्म हुआ उस समय एशिया और अफ्रीका के अनेक राष्ट्र पश्चिमी साम्राज्यवादियों के विरुद्ध अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष कर रहे थे। उन राष्ट्रों के साथ नव स्वतंत्र राष्ट्रों यानी जिनको अभी अभी आज़ादी मिली थी उनकी सहानुभूति होना स्वाभाविक थी। उपनिवेशवाद का सक्रिय विरोध और उपनिवेशवादी राष्ट्रों के गुटों में शामिल होना दोनों में समन्वय नहीं था। आर्थिक विकास का कारण, कॉजेस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। नए नए स्वतंत्र राष्ट्रों के लिए अपने तीव्र आर्थिक विकास के लिए दोनों ही गुटों के सहयोग और सहायता की आवश्यकता थी। एक गुट में शामिल होने का अर्थ होता कि पूरी तरह उसी गुट पर निर्भर रहना और दूसरे गुट के सहयोग से वंचित रहना। राष्ट्रीय प्रतिष्ठा, स्वतंत्र विदेश नीति तथा आर्थिक विकास सभी दृष्टिकोणों से गुटनिरपेक्षता की नीति श्रेयस्कर थी यानी बेस्ट थी। शीत युद्ध, कोल्ड वॉर। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद अमेरिका और सोवियत संघ में गंभीर मतभेद उत्पन्न हुए। दोनों देशों में आपसी कटुता, तनाव, वैमनस्य और मतभेदों के कारण दो अलग अलग गुट बन गए। अमेरिका पूंजीवादी गुट और सोवियत संघ साम्यवादी गुट बना। दोनों गुटों ने यानी पूंजीवादी और साम्यवादी गुटों ने अपने अपने समर्थकों की संख्या बढ़ाना और अपने गुट को अधिक शक्ति संपन्न करना शुरू कर दिया। गुटों ने अपने अपने समर्थकों के साथ सैनिक संधियां भी कर ली। यह शीत युद्ध था। इस शीत युद्ध से नवोदित राष्ट्रों ने पृथक यानी अलग रहने की नीति अपनाई जो बाद में गुटनिरपेक्षता की नीति कहलाई। मनोवैज्ञानिक विवशता, साइकोलॉजिकल डिसेबिलिटी। नए स्वतंत्रता प्राप्त राष्ट्र थे नवोदित राष्ट्रों द्वारा गुटनिरपेक्षता की नीति अपनाने का एक अन्य प्रमुख कारण एक भावनात्मक और मनोवैज्ञानिक विवशता थी कि वे केवल औपचारिक रूप से ही स्वतंत्र ना होकर बल्कि महाशक्तियों के प्रभाव से भी मुक्त हो। उन्होंने यह अनुभव किया यानी कि जो नवोदित राष्ट्र थे उन्होंने यह अनुभव किया कि गुटनिरपेक्षता में अपनी आस्था व्यक्त करके ही अपनी नीति और कार्यवाही को स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। उन्हें यह भी अनुभव हुआ कि गुटनिरपेक्षता यानी नॉन अलाइनमेंट के कारण उन्हें व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर ऐसी स्थिति और प्रतिष्ठा प्राप्त हो गई जो बड़ी शक्तियों के प्रभुत्व से छोटे देशों को प्राप्त नहीं हो पाई थी। वे राष्ट्र किसी भी बड़े राष्ट्र की छाया मात्र बनना पसंद नहीं करते थे। राष्ट्रपति सुकर्ण ने कहा, ना तो हम छाया राष्ट्र है ना पाठ्य पुस्तकीय विचारक है। प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने कहा था कि हमारा स्वर किसी और राष्ट्र की प्रतिध्वनि नहीं है, यह उन लोगों की असली आवाज़ है जिनका हम प्रतिनिधित्व करते हैं और जिनकी ओर से हम बोलते हैं। स्वतंत्र विदेश नीति का संचालन करने की इच्छा, विल टू ऑपरेट फ्री फॉरेन पॉलिसी। नवोदित एशिया और अफ्रीका को राष्ट्र गुटनिरपेक्षता की नीति के माध्यम से
अपने को स्वतंत्र शक्ति के रूप में स्थापित करना चाहते थे। ये अपनी विदेश नीति का स्वतंत्र रूप से संचालन करने के पक्ष में थे। ये गुटनिरपेक्षता के माध्यम से ही संभव था। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास कैसे हुआ, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के विभिन्न सम्मेलन कौन कौन से थे, ये चीज़ आप इसमें जानने वाले हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की स्थापना 1961 में शीत युद्ध के टकराव के संदर्भ में विकासशील देशों के हितों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से की गई थी। अपने पहले 3 दशकों यानी 30 साल में इस आंदोलन यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट ने उपनिवेशवाद के उन्मूलन यानी उपनिवेशवाद को खत्म करने के लिए, नए स्वतंत्र राज्यों के गठन के लिए और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के लोकतंत्रीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। वर्तमान में गुटनिरपेक्ष आंदोलन में 121 देश शामिल है। 121 कंट्रीज यानी 121 कंट्रीज गुटनिरपेक्ष आंदोलन में वर्तमान में शामिल है, जो कि संयुक्त राष्ट्र की कुल सदस्यता का लगभग 60% हिस्सा है, 60% हिस्सा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में पर्यवेक्षक का दर्जा 17 देशों और 10 संगठनों को दिया गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक राजनीतिक समूह के रूप में स्थान बनाने की आकांक्षा रखता है, जो वैश्विक मंच पर पश्चिम के एक तरफा दृष्टिकोण और कार्यों का विरोध करना चाहता है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन 10 बांडुंग सिद्धांतों पर अपना कार्य करता है। ये मानता है कि सभी राज्यों की संप्रभुता, समानता और क्षेत्रीय अखंडता के लिए समान होना चाहिए। सरकार के असंवैधानिक परिवर्तन की संभावना को अस्वीकार किया गया। साथ ही सरकार के शासन को बदलने के बाहरी प्रयासों को अस्वीकार किया गया। इस आंदोलन में प्रत्येक राज्य के अविभाज्य अधिकार का संरक्षण किया गया। बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के अपने सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक प्रणाली को निर्धारित करने की स्वतंत्रता दी गई। आक्रमण और बल के प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष प्रयोग से इनकार किया गया। किसी भी आर्थिक, राजनीतिक या सैन्य उपायों का प्रयोग नहीं किया गया। ठीक है, इसका समर्थन नहीं किया गया। NAM यानी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का कामकाज बिना किसी औपचारिक प्रशासनिक ढांचे के और बिना बजट के आयोजित किया जाता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन 15 से 20 जनवरी 2024 को कंपाला में आयोजित किया गया। 2024-27 में NAM की अध्यक्षता युगांडा करेगा। बेलारूस गणराज्य 1998 से गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य रहा है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल सदस्य देश है भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, श्रीलंका, भूटान, अफगानिस्तान, बेलारूस, अजरबैजान आदि। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सबसे पहले प्रधानमंत्री हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस विचारधारा को रखा, जिससे कि मिस्र के राष्ट्रपति गमाल अब्दुल नासिर और यूगोस्लाविया के प्रधानमंत्री जोसेफ ब्रोज टिटो भी बहुत ही प्रभावित हुए और इन तीनों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा दिया और इसके विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास 1956 में भारत, मिस्र और यूगोस्लाविया तीनों देश सुरक्षा परिषद के सदस्य थे और तीनों पर ही दोनों महाशक्तियां यानी कि सोवियत संघ और अमेरिका का उनके पक्ष में मिलने के लिए निरंतर दबाव पड़ रहा था। अनेक विकासशील देश दबाव के कारण किसी एक खेमे से जुड़ चुके थे यानी किसी एक गुट से जुड़ चुके थे। अकेला ना पड़ते हुए सही रास्ते पर चलने के लिए आवश्यक था कि अगुआ निर्गुट राष्ट्रों में आपसी तालमेल हो और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में यथासंभव समान नीतियां बनाई जा सके। इस आवश्यकता ने इस आंदोलन यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। भारत की पहल पर 1947 के आरंभ में नई दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें अनेक राष्ट्रों के प्रतिनिधि शामिल हुए। एशियाई राष्ट्रों की चिंता थी, हम एशिया राष्ट्र एक अरसे तक पश्चिमी दरबारों और दूतावासों में फरियाद करते रहे हैं। अब यह अतीत की चीज़ होनी चाहिए। हम उन सभी से सहयोग करना चाहते हैं जो हमसे सहयोग करना चाहे। हम दूसरों के हाथों में नहीं खेलना चाहते। 18 अप्रैल 1955 को बांडुंग सम्मेलन का आयोजन किया गया, जो इस प्रयास में अगला कदम था। इस सम्मेलन में यह बात उभर कर सामने आई कि महाशक्तियाँ अपने फैसले दूसरों पर न ला दें। इस सम्मेलन में अनुमोदित सिद्धांत निर्गुट आंदोलन के आधार बने। कोरियाई युद्ध और संयुक्त राष्ट्र संघ में महाशक्तियों की नीति के कारण
एशिया और अरब राष्ट्र नज़दीक आ गए। इस वर्ग में अफ्रीका राष्ट्र भी शामिल होने लगे। वर्तमान में निर्गुण देशों की संख्या 121 है। ठीक है, यहाँ बुक में 115 लिखा है, लेकिन वैसे ये बुक जब प्रकाशित हुआ होगा तब का लिखा हुआ है देशों की संख्या। लेकिन वैसे अभी वर्तमान में 121 देश जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन से जुड़े हुए हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ, बिगिनिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अब तक हुए शिखर सम्मेलन इस प्रकार है। पहला सम्मेलन जो बेलग्रेड में हुआ था 1961 में, यह सम्मेलन राष्ट्रपति टीटो के सुझाव पर आमंत्रित किया गया। यह 1 से 6 सितंबर 1961 में बेलग्रेड में हुआ। इसमें 25 देशों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में इस बात पर जोर दिया गया कि निर्गुण देशों में आपसी सहयोग बढ़ना चाहिए तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों के बारे में यथासंभव समान नीतियाँ अपनाई जानी चाहिए। इस सम्मेलन में इन विषयों पर मुख्य रूप से विचार विमर्श किया गया। पहला सम्मेलन जो हुआ गुटनिरपेक्ष आंदोलन का पहला सम्मेलन बेलग्रेड में 1 से 6 सितंबर तक 1961 में जो बेलग्रेड में हुआ था, इसमें जो है मुख्य रूप से इन बातों पर विचार विमर्श हुआ। इस सम्मेलन में ऐसी अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं की ओर विश्व का ध्यान खींचा गया जिनसे विश्व युद्ध आरंभ हो सकता था। ये समस्याएं थी बर्लिन की समस्या, संयुक्त राष्ट्र में साम्यवादी चीन की सदस्यता का प्रश्न तथा कांगो की समस्या, निशस्त्रीकरण तथा आणविक परीक्षणों पर रोक लगाना, विश्व शांति तथा सह अस्तित्व की अवधारणा का विकास करना, घरेलू मामलों में विदेशी हस्तक्षेप तथा रंग भेद की निंदा, आर्थिक, सामाजिक तथा राजनीतिक पिछड़ेपन को दूर करना तथा अविकसित देशों की सामाजिक व्यवस्था की उन्नति करना। इस सम्मेलन का अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, जिसके परिणाम स्वरूप 1963 में अणु परीक्षण निषेध संधि हुई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का दूसरा सम्मेलन काहिरा सम्मेलन जो है 5 से 11 अक्टूबर 1963 में हुआ। मिस्र की राजधानी काहिरा में हुआ था। इसमें 47 राष्ट्रों के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इस सम्मेलन में भारत के प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ने भारत के लिए 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के प्रश्न पर निर्गुट राष्ट्रों का समर्थन प्राप्त करना चाहा, जो नहीं मिला। इस सम्मेलन में विश्व की विभिन्न समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। तो इस प्रकार जो है बहुत सारे सम्मेलन हुए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के। अब एक एक करके मैं बताऊं तो बहुत टाइम लगेगा, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। और जो अलग अलग सम्मेलन हुए ना, उसमें विशेष मुद्दों पर विचार विमर्श या बातचीत जो हुई और कुछ निर्णय निकले, ठीक है। तो ये सेकंड वाला जो है इसको आप देख लीजिए। फिर थर्ड सम्मेलन जो लुसाका सम्मेलन है, वो 10 दिसंबर 1970 को प्रारंभ होने वाले इस सम्मेलन में 63 देशों ने भाग लिया था, ठीक है। ये तीसरा सम्मेलन हो गया। चौथा सम्मेलन जो है अल्जीरिया सम्मेलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का 5वां सम्मेलन जो कोलंबो सम्मेलन 1976 में हुआ था, इसमें 86 देशों ने भाग लिया था। वहीं छठा सम्मेलन हवाना सम्मेलन 3 सितंबर 1979 से प्रारंभ हुआ था, ठीक है। और सातवां सम्मेलन जो है नई दिल्ली में हुआ, ठीक है। गुटनिरपेक्ष का 7वां सम्मेलन कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में, न्यू दिल्ली में 1983 में, मार्च में, ठीक है। वहीं 8वां सम्मेलन की यदि बात करें, 8वां निर्गुट सम्मेलन, शिखर सम्मेलन जो है 8वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, यह 1986 में हुआ था, ठीक है। ये 1 सप्ताह तक चला था 8वां सम्मेलन। तो आप देख सकते हैं 8वां सम्मेलन क्या है। यदि आप इन डेप्थ नॉलेज चाहिए आपको तो आप पढ़ लीजिए स्क्रीनशॉट लेके। वही 9वां गुटनिरपेक्ष देशों का बेलग्रेड सम्मेलन 1989 में, 1989 में 9वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ। 10वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन इंडोनेशिया में हुआ था, 1992 में इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता में आयोजित किया गया। 11वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन कोलंबिया में हुआ 1995 में, ठीक है। वही 12वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन डरबन में हुआ था 2 से 4 सितंबर 1998 में। तो इस प्रकार जो है 13वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कुआलालंपुर शिखर सम्मेलन 2003 में हुआ और 14वां गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो हवाना शिखर सम्मेलन के नाम से जाना जाता है 2006 में हुआ 16-17 सितंबर को। तो इस बुक में जो है 14वां गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन तक का ही वर्णन है, लेकिन अभी जो है 2024 में 19वां शिखर सम्मेलन हुआ, ठीक है।
अभी 2024 में 19वां शिखर सम्मेलन 15 से 20 जनवरी तक हुआ, जो कि 2024 को कंपाला में आयोजित किया गया था। अब 2024 से 27 में नॉन अलाइंड मूवमेंट की अध्यक्षता युगांडा करेगा। ठीक है, तो हम देख सकते हैं किस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन का विकास हुआ। और आप चाहे तो मैंने आपको दिखा दिया कैसे कैसे एक एक करके 14 तक यहाँ पे दिए हुए हैं शिखर सम्मेलन का विवरण दिए हुए। आप चाहे तो उन स्क्रीनशॉट से पढ़ सकते हैं। अब आप आगे जानने वाले हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या उपलब्धियाँ और असफलता है। गुटनिरपेक्षता की उपलब्धियाँ। अचीवमेंट ऑफ नॉन अलाइनमेंट। गुटनिरपेक्ष आंदोलन विश्वव्यापी आकार ले चुका है। इसके पहला जो शिखर सम्मेलन में सदस्यों की संख्या केवल 25 थी, जो कि 1961 में बेलग्रेड में हुआ, और 12वें सम्मेलन में 115 देशों ने भाग लिया, जो डरबन में 1998 में हुआ। इसकी उपलब्धियां इस प्रकार है। अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को बढ़ावा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण उपलब्धि यह रही है कि इसके प्रभाव के कारण विश्व में अनेक तनावों तथा संघर्ष को रोकने में सफलता मिली है। इससे अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को बल मिला। शीत युद्ध के काल में अनेक अवसर ऐसे आए हैं जब समाजवादी और पूंजीवादी दोनों गुटों में संघर्ष स्थिति उत्पन्न हुई, लेकिन गुटनिरपेक्ष देशों के हस्तक्षेप से वह संघर्ष टल गया है। उदाहरण के लिए कोरिया युद्ध, इंडोचीन संघर्ष, स्वेज युद्ध, क्यूबा संकट आदि अवसरों पर कुछ गुटनिरपेक्ष देशों ने संघर्ष को समाप्त कराने तथा समझौता कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दोनों गुटों की मान्यता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को दोनों गुट यानी पूंजीवादी और साम्यवादी गुट की मान्यता प्राप्त हुई। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद सोवियत संघ साम्यवादी और अमेरिका पूंजीवादी दो गुट बन गए। इन दोनों गुटों के अनेक देश समर्थक बन गए। इनके मध्य में शीत युद्ध का प्रसार हुआ। उस समय एक ही मान्यता थी कि प्रत्येक देश या तो साम्यवादी गुट में शामिल हो या पूंजीवादी गुट में। निर्गुट देशों के आंदोलन को शुरू करने में दोनों ही गुटों ने शंका की दृष्टि से देखा, परंतु जैसे ही इस आंदोलन की शक्ति बढ़ी तो दोनों गुटों ने इसकी उपयोगिता समझते हुए इसको मान्यता प्रदान की। शीत युद्ध को समाप्त करने में सहायक। गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है शीत युद्ध को समाप्त करने में सहायक सिद्ध हुआ। हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग द कोल्ड वॉर। शीत युद्ध में साम्यवादी और पूंजीवादी दोनों ही गुटों में तनाव बढ़ने से शस्त्रीकरण की होड़ लग गई। इससे अघोषित युद्ध की स्थिति पैदा हो गई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का इस तनाव को कम करने में बहुत सफलता मिली। ठीक है, गुटनिरपेक्षता के कारण ही इस तनाव को मतलब सोवियत संघ और यूएसए के बीच में जो तनाव है इसको कम करने में बहुत सफलता मिली। निशस्त्रीकरण की दिशा में प्रगति। इम्प्रूवमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ डिसआर्मामेंट। शीत युद्ध काल में आणविक शस्त्रों का निर्माण बहुत तीव्र गति से हुआ, जिससे अंतर्राष्ट्रीय वातावरण दूषित हो गया। गुटनिरपेक्ष देशों ने निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण के लिए विचार विमर्श की भूमिका सफलता से निभाई। भारत ने अप्रैल 1954 में आणविक अस्त्र शस्त्रों के परीक्षण पर जो प्रतिबंध के प्रस्ताव रखे थे वे 1963 में आंशिक परीक्षण संधि के रूप में फलीभूत हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ में छोटे राष्ट्रों का महत्व बढ़ा है गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वजह से। इंपॉर्टेंस ऑफ द स्मॉल नेशंस इन द यूएनओ। प्रारंभ में संयुक्त राष्ट्र संघ बड़े राष्ट्रों के हाथ की कठपुतली मात्र था, लेकिन धीरे धीरे नए स्वतंत्र राष्ट्र थे गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल होते गए और वे संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य बनते गए। गुटनिरपेक्ष देशों ने एकजुट होकर संयुक्त राष्ट्र संघ के उद्देश्यों को पूरा करने में मदद दी। अब संयुक्त राष्ट्र संघ में छोटे राज्यों का भी महत्व बढ़ गया है और बड़े राष्ट्रों का महत्व पहले की अपेक्षा कुछ कम हुआ है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग को बढ़ावा। एनहांसमेंट ऑफ द इकोनॉमिक कोऑपरेशन अमंग NAM नॉन अलाइंड मूवमेंट नेशंस। अविकसित राष्ट्रों के मध्य आर्थिक सहयोग की नींव रखने में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों को सफलता मिली। कोलंबो शिखर सम्मेलन में एक आर्थिक घोषणा पत्र स्वीकार किया गया, जिसका मुख्य आधार था गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के मध्य अधिक यानी ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक सहयोग। आजकल गुटनिरपेक्ष राष्ट्र नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग कर रहे हैं। विश्व लोक मत के निर्माण में सहायक। हेल्पफुल इन क्रिएटिंग वर्ल्ड पब्लिक ओपिनियन।
गुटनिरपेक्ष देश गंभीर और तनावपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं पर विश्व लोकमत का निर्माण करने में सहायक हो रहे हैं। उन्होंने महाशक्तियों के शस्त्रीकरण के विरोध में निःशस्त्रीकरण पर बल दिया है और महाशक्तियों पर इसका प्रभाव भी पड़ा है। विश्व शांति की स्थापना में सकारात्मक भूमिका, पॉजिटिव रोल टू द वर्ल्ड पीस। गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक सकारात्मक आंदोलन है। इसके सदस्यों की संख्या में जितनी वृद्धि होती जा रही है, उतनी ही मात्रा में शांति के क्षेत्रों में विस्तार होता जा रहा है। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों द्वारा स्वतंत्र नीति को अपनाना, टू फॉलो इंडिपेंडेंट पॉलिसी बाय NAM नेशंस। गुटनिरपेक्ष राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय जगत में अपनी स्वतंत्र नीति का अनुसरण करते हैं। वे किसी गुट के साथ संबद्ध न होने के कारण उस गुट की नीतियों को अपनाने के लिए बाध्य नहीं है। अफगानिस्तान, कंबोडिया, वियतनाम और क्यूबा संकट के समय भारत ने अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का परिचय दिया। नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग, डिमांड ऑफ न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमी। निर्गुट राष्ट्र यानी गुटनिरपेक्ष जो राष्ट्र है, उन्होंने नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की मांग कर रहे हैं। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जुलाई 1962 में आयोजित काहिरा सम्मेलन में आर्थिक विकास का उल्लेख हुआ। लुसाका शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने आर्थिक और विकास संबंधी मामलों पर विकसित और औद्योगिक देशों के साथ सामान्य पहल का संकलन लिया। अल्जीयर्स शिखर सम्मेलन में गुटनिरपेक्ष देशों ने प्रस्ताव पारित किया कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव से कहा जाए कि उच्च राजनीतिक स्तर पर महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया जाए, जिसमें केवल विकास समस्याओं पर ही विचार विनिमय किया जाए। इस आह्वान के आधार पर ही 1974 में संयुक्त राष्ट्र महासभा का विशेष अधिवेशन बुलाया गया, जिसमें 1 मई 1974 को नई अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था स्थापित करने की घोषणा और एक कार्यवाही योजना के प्रस्ताव पारित हुए। अब तक आपने जाना गुटनिरपेक्ष आंदोलन की क्या उपलब्धियां रही या क्या असफलताएं थी। अब आप जानेंगे कि गुटनिरपेक्षता की क्या असफलताएं हैं। ठीक है, तो गुटनिरपेक्षता किन बातों में असफल रहा। गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों का सिद्धांतहीन होना, नॉन डॉक्ट्रिन ऑफ NAM नेशंस। आलोचकों की मान्यता है कि गुटनिरपेक्ष एक अवसरवादी और काम निकालने की नीति होकर रह गई है, क्योंकि गुटनिरपेक्ष देश सिद्धांतहीन है, यानी उनका कोई सिद्धांत नहीं है। साम्यवादी और गैर साम्यवादी गुटों के साथ अपने संबंधों के संदर्भ में वे दोहरी कसौटी का प्रयोग करते हैं, और यह कि उनका ध्येय पश्चिमी और साम्यवादी दोनों गुटों से अधिक लाभ प्राप्त करने का और जिसका पलड़ा भारी हो उसकी ओर मिल जाने का रहता है। प्रोफेसर MS राजन ने इस आलोचना को उत्तर देते हुए कहा है कि गुटनिरपेक्षता की नीति अवसरवादिता की नीति हो सकती है, लेकिन उतनी ही जितनी गुटबद्धता की अथवा कोई अन्य नीति हो सकती है, उससे अधिक नहीं। सैद्धांतिक परंतु अव्यावहारिक, प्रिंसिपल्ड बट अनप्रैक्टिकल। कुछ आलोचकों का कहना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति सिद्धांत रूप में चाहे कितनी ही ठीक क्यों ना हो, परंतु व्यवहार में यह ठीक नहीं है और अनेक अवसरों पर असफल भी हुई है। जहां सिद्धांत रूप में गुटनिरपेक्षता का उद्देश्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता सुनिश्चित करना है, व्यवहार में इसने बहुमत से गुटनिरपेक्ष देशों के संदर्भ में इस दायित्व को वास्तव में निभाया नहीं है। उदाहरण के लिए, व्यवहार में गुटनिरपेक्षता ने साम्यवाद के प्रति सहानुभूति को छिपाने के लिए नकाब का कार्य किया है, और इसका परिणाम यह हुआ है कि साम्यवादी गुट की अप्रत्यक्ष अधीनता, जैसे एनक्रुमा के नेतृत्व में घाना, बर्मा, क्यूबा। आलोचक यह भी कहते हैं कि नासिर के अधीन संयुक्त अरब गणराज्य और पंडित नेहरू के अधीन भारत 1950 के दशक में साम्यवादी खेल खेलते रहे हैं। पश्चिमी देशों की इन आलोचनाओं का उत्तर देते हुए डॉक्टर MS राजन ने कहा है कि अभी तक किसी गुटनिरपेक्ष राष्ट्र का विलय साम्यवादी गुट में नहीं हुआ है। दूसरी ओर, एक साम्यवादी राष्ट्र युगोस्लाविया साम्यवादी गुट का साथ छोड़कर गुटनिरपेक्ष बन गया है। जहां कुछ मामलों में गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने साम्यवादी शिखर के देशों का समर्थन किया, वहां उन्हीं गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के द्वारा ये साम्यवादी राष्ट्र आलोचना के शिकार भी बने हैं। हंगरी के विरुद्ध सोवियत सैनिक कार्यवाही 1956 तथा चेकोस्लोवाकिया 1968 के मामले में अनेक गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों ने सोवियत संघ यानी साम्यवाद की आलोचना की थी।
बाह्य आर्थिक और रक्षा सहायता पर निर्भरता। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की एक कमजोरी यह है कि ये देश अपनी आर्थिक और रक्षा संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए अन्य देशों पर निर्भर है। आलोचकों का मत है कि सच्ची गुटनिरपेक्षता का आधार आर्थिक निर्भरता है। यदि कोई राष्ट्र किसी तरह की सहायता के लिए अन्य देशों पर निर्भर है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस राष्ट्र की स्वतंत्रता और गुटनिरपेक्षता को भी दांव पर लगा दिया गया है। भारत के संदर्भ में यह विचार कभी कभी सुनने को मिल जाते हैं कि भारत की नीतियां विश्व बैंक के निर्देश पर बनती हैं। गुटनिरपेक्षता की नीति और सुरक्षा के साधन में कोई संबंध नहीं। नो रिलेशन बिटवीन द मीन्स ऑफ प्रोटेक्शन एंड द पॉलिसी ऑफ NAM। कुछ आलोचकों का यह मानना है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्र गुटनिरपेक्षता को अपनी सुरक्षा के लिए पर्याप्त मानते हैं, परंतु यदि वे कोई बाह्य सैनिक सहायता लेते हैं तो गुटनिरपेक्षता का स्वरूप नष्ट हो जाएगा। जैसे अक्टूबर 1962 में भारत पर चीन के आक्रमण के समय विदेशों से सहायता लेने पर यह अर्थ लगाया गया कि गुटनिरपेक्षता की नीति असफल हो गई, परंतु राष्ट्र की सुरक्षा पहले है, इसलिए सैनिक सहायता लेने से गुटनिरपेक्षता का स्वरूप नष्ट नहीं हो जाता है। यही कारण है कि चीन के आक्रमण के समय भारत को अमेरिका और सोवियत संघ दोनों ही परस्पर विरोधी गुटों ने सहायता दी। संकुचित नीति, नैरो पॉलिसी। इसकी एक आलोचना है कि गुटनिरपेक्षता की नीति जो है संकुचित नीति है। इट इज़ अ नैरो पॉलिसी। कुछ आलोचकों का मत है कि विदेश नीति का क्षेत्र इतना विशाल है कि उसे गुटनिरपेक्षता की नीति में सीमित नहीं किया जा सकता। गुटनिरपेक्षता का दायरा बहुत सीमित है। गुटों के बाहर अपने आप को क्रियाशील बनाए रखने पर विचार नहीं किया जाता। सारी नीति गुटों के आसपास घूमती है। महाशक्ति गुटों की राजनीति पर प्रतिक्रिया करते रहना ही इस नीति का मुख्य लक्ष्य बन जाता है। शक्ति संतुलन सिद्धांत अपरिवर्तनीय। कुछ आलोचकों का मत है कि विश्व में शक्ति संतुलन सिद्धांत रहा है, उसे बदलने में गुटनिरपेक्षता का सिद्धांत असफल रहा है। भारत विरोध के बाद भी अमेरिकी फौजों ने कोरिया में प्रवेश किया। चीन ने तिब्बत पर अधिकार कर लिया। लेबनान में अमेरिकी फौजें तथा हंगरी और चेकोस्लोवाकिया में सोवियत फौजों ने प्रवेश किया। और अब इजराइल में 4 युद्ध हुए, परंतु गुटनिरपेक्ष देश मूक दर्शक की तरह देखते रहे, यानी चुपचाप देखते रहे। गुटनिरपेक्षता एक विभाजित आंदोलन, NAM और डिवाइडेड मूवमेंट। इसकी आलोचना इस तर्क के आधार पर की जाती है कि यह और देशों को संगठित करने के स्थान पर स्वयं ही विभाजित है, यानी खुद ही बट गया है। 1979 के हवाना सम्मेलन में यह 3 भागों में विभाजित हुआ। एक भाग में क्यूबा, अफगानिस्तान, वियतनाम, इथियोपिया, दक्षिण यमन जैसे सोवियत संघ समर्थित देश थे। दूसरे भाग में सोमालिया, सिंगापुर, फिलीपींस, मोरक्को, मिस्र जैसे अमेरिका समर्थित देश थे। और तीसरे भाग में भारत, यूगोस्लाविया और श्रीलंका जैसे तटस्थ देश थे। आलोचकों का मत है कि यह विभाजन यह सिद्ध करता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक दिशाहीन आंदोलन है और महाशक्तियों के हाथों की कठपुतली के समान है। गुटनिरपेक्षता का अलोकतांत्रिक होना, नो डेमोक्रेसी इन NAM नेशंस। कुछ आलोचक कहते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन लोकतांत्रिक मूल्यों की अवहेलना करता है, यानी इसकी नज़रअंदाज करता है, लोकतांत्रिक मूल्यों को नज़रअंदाज करता है। इस आंदोलन में भारत और श्रीलंका जैसे लोकतांत्रिक देश हैं, तो साथ में नेपाल, मोरक्को, इथियोपिया जैसे राजशाही देश भी है। साथ में वियतनाम, क्यूबा जैसे साम्यवादी देश है। तो सैनिक सत्ताधारी म्यांमार, घाना, युगांडा जैसे देश भी है। इसके 115 देशों में 10 देश भी ऐसे नहीं हैं जो सच्चे अर्थों में लोकतांत्रिक कहला सके। इसमें सम्मिलित देशों की शासन पद्धति के साथ साथ अर्थव्यवस्था भी भिन्न भिन्न है। ठोस योजना का अभाव, लैक ऑफ सॉलिड प्लानिंग। आलोचकों का यह भी मत है कि गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में मौलिक एकता का अभाव है। समृद्ध राष्ट्रों के शोषण के विरुद्ध मोर्चाबंदी करना तो दूर रहा, वे परस्पर एक दूसरे की सहायता करने की भी ठोस योजना नहीं बना सके। इन राष्ट्रों की अपनी कोई ऐसी स्वतंत्र एवं ठोस कार्य पद्धति नहीं है जो इन्हें विदेशी शोषण और आक्रमण से बचा सके। समकालीन अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था, कंटेम्प्रेरी इंटरनेशनल सिस्टम। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में बहुत परिवर्तन हुए, जैसे शीत युद्ध का अंत, जर्मनी का एकीकरण, वार्सा संधि का समाप्त होना,
सोवियत संघ का बिखराव, अनेक नए राष्ट्र का उदय आदि। इन सभी परिवर्तनों के आधार पर आलोचकों ने यह कहना प्रारंभ कर दिया है कि NAM का मुख्य कार्य यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुख्य कार्य विश्व को गुटों के विभाजन से मुक्त करना था और यह विभाजन प्रायः समापन की ओर अग्रसर है, इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन निरर्थक हो गया है। उनका कहना है कि या तो NAM को समाप्त करना पड़ेगा यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को समाप्त करना पड़ेगा अथवा किसी नवीन आंदोलन में परिवर्तित करना पड़ेगा। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वर्तमान में क्या प्रासंगिकता है बताइए, इसका रेलेवेंस क्या है। डिस्क्राइब द रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट और नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। तो चलिए जानते हैं गुटनिरपेक्ष आंदोलन वर्तमान में इसकी क्या प्रासंगिकता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, रेलेवेंस ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट। 1961 में 1961 में बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष आंदोलन का प्रथम शिखर सम्मेलन हुआ जिसमें 25 राष्ट्रों ने भाग लिया। 1983 के दिल्ली के सम्मेलन में 100 राष्ट्रों ने भाग लिया। पिछले दशक में नवोदित देशों और लैटिन अमेरिकी देशों के प्रवेश के कारण इस आंदोलन के समर्थक सदस्य देशों की संख्या 115 हो गई। विभिन्नता में एकता, राष्ट्रीयवाद के साथ राष्ट्रवाद, अंतर्राष्ट्रीयवाद के साथ राष्ट्रवाद, सामूहिक उद्यम से स्वतंत्रता के आदर्श पर आधारित गुटनिरपेक्ष आंदोलन समकालीन अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में मुख्य तत्व का प्रतिनिधित्व करता है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में आए परिवर्तनों से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता का प्रश्न विचारणीय मुद्दा है। शीत युद्ध का अंत, सोवियत संघ का विघटन, पूर्वी यूरोप में साम्यवाद का अंत, वार्सा पैक्ट का भंग होना, नाटो की भूमिका में परिवर्तन, जर्मनी का एकीकरण, द्विध्रुवीय विश्व व्यवस्था के स्थान पर एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था के उदय यानी बाइपोलर वर्ल्ड सिस्टम के जगह पर यूनिपोलर वर्ल्ड सिस्टम का उदय से यह प्रश्न उठता है कि क्या निर्गुट आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन अप्रासंगिक हो गया है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का सदस्य देश युगोस्लाविया बिखराव के कगार पर है। खाड़ी संकट, अफगान संकट के समय गुटनिरपेक्ष आंदोलन की कोई विशेष भूमिका नहीं रही। निर्गुट आंदोलन के 8वें सम्मेलन में जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे में लीबिया के नेता कर्नल गद्दाफी ने निर्गुट आंदोलन को यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय भ्रम का मजाकिया आंदोलन, अ फनी मूवमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिसी कहा था और पूछा था कि जब अमेरिका ने उनके देश पर हवाई हमला करके उन्हें सपरिवार जान से मार देने की कोशिश की तो निर्गुट आंदोलन क्या कर रहा था, क्या इसके बाद भी इसकी कोई प्रासंगिकता रह जाती है। एक आलोचक ने इसकी आलोचना करते हुए कहा था कि कहने को गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के आंदोलन में अब भी 100 से अधिक देश है पर वे है इस समय बिल्कुल बेबस। उनमें पहले भी कोई विशेष दमखम नहीं था पर शीत युद्ध के चलते दोनों महाशक्तियाँ कम से कम इसकी बात अवश्य सुन लेती थी। अब इस आंदोलन की पूछ भी नहीं है। हाँ, निर्गुट आंदोलन की यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठकें बराबर हो रही है पर इसके सदस्य देशों की हालत इतनी नाजुक है कि इसके नेता हर समय विश्व बैंक यानी वर्ल्ड बैंक से कर्ज की अर्जी के लिए वॉशिंगटन में मौजूद रहते हैं। विश्व बैंक में अकेले अमेरिका का सर्वाधिक 20% हिस्सा है। ठीक है, विश्व बैंक में सबसे ज़्यादा हिस्सा जो है अमेरिका का है, 20% अकेले। अतः उसकी अनुमति के बिना वहाँ से कुछ भी प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए यह देश फिलहाल अमेरिका के सामने खड़े होने की हैसियत में नहीं है। आर्थिक तंगी, बढ़ती हुई गरीबी, भ्रष्टाचार और जन असंतोष के कारण गुटनिरपेक्ष आंदोलन या निर्गुट आंदोलन के देश राजनीतिक अस्थिरता से पीड़ित है। इसलिए यह आंदोलन मृत प्राय है। फरवरी 1992 में निर्गुट राष्ट्रों यानी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों के विदेश मंत्रियों की बैठक में मिस्र ने स्पष्ट रूप से अपील की गई थी कि इस आंदोलन को समाप्त कर दिया जाना चाहिए। उसका तर्क था कि सोवियत संघ के विघटन, सोवियत गुट तथा शीत युद्ध की समाप्ति के बाद गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता समाप्त हो गई है, परंतु बहुसंख्यक विदेश मंत्रियों ने इसका विरोध करते हुए कहा कि बड़ी संख्या में गुटनिरपेक्ष देश अभी निर्धन हैं, यह आर्थिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं और समृद्ध राष्ट्रों तथा बहुराष्ट्रीय कंपनियों द्वारा उनका नव औपनिवेशिक शोषण किया जा रहा है।
इस स्थिति में उन्हें बचाने के लिए यह जरूरी है कि विकसित और विकासशील देशों के मध्य सार्थक वार्ता के लिए दबाव डाला जाए और विकासशील देशों के बीच आपसी सहयोग सुदृढ़ एवं सक्रिय किया जाए। इसके लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन एक अपरिहार्य मंच का काम करेगा। जवाहरलाल नेहरू पुरस्कार स्वीकार करते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव पियर जडिक्वा ने 27 फरवरी 1990 को दिल्ली में अपने भाषण में नैम यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के उन 6 घटनाओं की सूची में रखा जिन्होंने हमारे युग को बदल दिया है। उन्होंने बताया कि गुटों की राजनीति में लिप्त राज्य भी अब अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में गुटनिरपेक्ष आंदोलन को महत्व को पहचानने लगे हैं। MS राजन का मत है कि मेरे विचार में कार्यरत शिथिलता तथा सीमाएं होते हुए भी यह आंदोलन उतनी देर तक जीवित रहेगा जितनी कि गुटनिरपेक्षता की नीति। मेरे विचार में यह तब तक प्रासंगिक रहेगा जब तक कि प्रभुसत्ता संपन्न राष्ट्र राज्यों की व्यवस्था रहेगी अथवा जब तक कि व्यवस्था की कार्यरत निष्पत्ति में आमूल परिवर्तन नहीं हो जाता, विशेषकर महाशक्ति आधिपत्य का त्याग नहीं किया जाता तथा वास्तविक समानता, पारस्परिक तथा तटस्थता के आधार पर इसका नियमन नहीं हो जाता। व्यवस्था की क्रियाविधि में इस प्रकार का कोई परिवर्तन हो, इसके आसार बड़े कम हैं। इसलिए वर्तमान में आने वाले लंबे काल तक जहाँ तक अंतर्दृष्टि जाती है, यह नीति तथा आंदोलन प्रासंगिक तथा वैध रहेगा। MS राजन के इस कथन में सच्चाई प्रतीत होती है कि कूटनिरपेक्ष आंदोलन के अनेक उद्देश्य दीर्घकालीन हैं, जैसे कि नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था NIEO, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की स्थापना, विश्व व्यवस्था का लोकतंत्रीकरण करना आदि। निकट भविष्य में इनके पूरे होने की किसी को भी आशा नहीं है। ऐसा कहा जा रहा है कि 21वीं शताब्दी आर्थिक युद्ध की होगी। आर्थिक दृष्टि से समृद्ध राष्ट्रों के गुट उभर कर स्वयं ही प्रतिस्पर्धा कर लेंगे तथा इससे विकासशील राष्ट्रों की स्वतंत्रता और उनके हितों को हानि पहुंचेगी। इस हानि को नियंत्रित करने, विकासशील और विकसित राष्ट्रों में सहयोग और नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निम्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण हो सकती है। गुटनिरपेक्षता की प्रासंगिकता है क्योंकि नई अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था की पुरजोर मांग करने के लिए, आणविक निशस्त्रीकरण हेतु दबाव बनाने के लिए, दक्षिण सहयोग को प्रोत्साहन देने के लिए, एक ध्रुवीय विश्व व्यवस्था में अमेरिकी दादागिरी का विरोध करने के लिए, विकसित और विकासशील राष्ट्रों के बीच सार्थक संवाद हेतु दबाव बनाने के लिए, अच्छी वित्तीय स्थिति वाले गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों की शेष पूंजी गुटनिरपेक्ष राष्ट्रों में विनियोजित करने का वातावरण बनाने के लिए, नव उपनिवेशवाद रूपी शोषण का विरोध करने के लिए, विकासशील राष्ट्रों के हित में संयुक्त राष्ट्र संघ में दबाव बनाने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का महत्व अभी भी है और इसकी प्रासंगिकता है। इस प्रकार गुटनिरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता, उपयोगिता, सार्थकता और महत्व स्पष्ट है। भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन पर निबंध। भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन में भारत की क्या भूमिका रही या फिर भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन में क्या संबंध है। जैसे कि मैंने वीडियो के आरंभ से ही मैंने आपको बताया कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जो है उन्होंने ही गुटनिरपेक्ष आंदोलन का आरंभ किया था। ठीक है, उनके साथ अलग अलग देशों के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री जुड़ते गए और इस प्रकार इसका विकास होता रहा। तो चलिए देखते हैं भारत और गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या है। निर्गुट आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन और पंडित नेहरू। भारत ने गुटनिरपेक्षता को एक नीति के रूप में अपनी विदेश नीति के आधारभूत सिद्धांतों में स्थान दिया। भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू इस आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से रहे हैं। 1946 से अर्थात स्वतंत्रता के पूर्व से ही पंडित नेहरू ने गुटनिरपेक्षता को भारतीय दृष्टिकोण का आधार स्वीकार किया। 1949 में पंडित नेहरू ने संविधान सभा में भारत की भूमिका की चर्चा करते हुए कहा था कि जरा दुनिया के नक्शे की ओर देखो। यदि तुम मध्य पूर्व के प्रश्नों पर विचार करोगे तो भारत वहां दिखाई पड़ेगा। यदि तुम दक्षिण पूर्व एशिया की समरूप पर विचार करोगे तो भारत को इससे बाहर नहीं रखा जा सकता। सुदूर पूर्व के बारे में भी यही बात है। तुम किसी भी क्षेत्र पर विचार करो, भारत के महत्व की अनदेखी नहीं की जा सकती। भारत अपनी महानता पुनः यानी फिर से प्राप्त कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में भारत की भूमिका किस प्रकार की होगी, इस पर 28 अप्रैल 1960 को राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज में भाषण देते हुए पंडित नेहरू ने कहा था
कि हमने विश्व के प्रति एक नया दृष्टिकोण विकसित करने का प्रयास किया है। इसे गुटनिरपेक्षता अथवा ऐसा ही कोई अन्य नाम दिया जा सकता है। इस नीति का नाम कोई आकस्मिक घटना नहीं है। स्वतंत्रता के साथ साथ अनेक वर्षों से इसका विकास होता रहा है। हमारे विचारों और हमारी भौगोलिक स्थिति के कारण इसका जन्म होना स्वाभाविक एवं अवश्यंभावी था। पंडित नेहरू का यह मत था कि एशिया तथा अफ्रीका में उपनिवेशवाद की समाप्ति हो, प्रजातिवाद और रंग भेद समाप्त हो तथा नवोदित राष्ट्रों को विश्व राजनीति में सार्थक भूमिका प्रदान की जाए। पंडित नेहरू के इस दृष्टिकोण के कारण ही भारत की विदेश नीति का आधार शांति और सद्भाव बन गए। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की वैचारिक और संगठनात्मक पृष्ठभूमि के निर्धारण में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण रही है। उपनिवेशवाद का विरोध, निशस्त्रीकरण तथा विकास के क्षेत्र में भारत की भूमिका प्रमुख रही है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रत्येक सम्मेलन में भारत द्वारा बड़ी शक्तियों से परमाणु अस्त्रों को पूर्णतया समाप्त करके निशस्त्रीकरण की प्रक्रिया को सतत जारी रखने तथा शस्त्रों की होड़ पर खर्च की जाने वाली राशि को अविकसित और विकासशील राष्ट्रों के आर्थिक विकास के लिए नियोजित करने का आग्रह किया जाता रहा है। इसके अलावा संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रो एशियाई राष्ट्रों की पहचान बनाना, विकास पर विभिन्न वार्ताएं आयोजित करने तथा सहायता एवं व्यापार के अधिक न्यायपूर्ण ढांचे की स्थापना में भी भारत ने केंद्रीय भूमिका निभाई है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन और श्रीमती इंदिरा गांधी। अफगानिस्तान में सोवियत हस्तक्षेप 1980 की घटना पर भारत अफगानिस्तान में शांति बनाए रखने के लिए यह मांग बराबर करता रहा है कि अफगानिस्तान से सोवियत सेनाओं की वापसी तथा किसी भी प्रकार के विदेशी हस्तक्षेप संकेत अमेरिका द्वारा पाकिस्तान के माध्यम से अफगान विद्रोहियों को दी जा रही सैन्य सहायता की ओर था कि समानांतर समाप्ति होनी चाहिए। इस घटना पर निर्गुट आंदोलन यानी गुटनिरपेक्ष आंदोलन के वियतनाम, सीरिया, दक्षिणी यमन, इथोपिया आदि देशों ने सोवियत दृष्टिकोण का समर्थन किया, जबकि सिंगापुर, मोरक्को, नेपाल, पाकिस्तान आदि देशों ने सोवियत संघ की कटु निंदा की तथा भारत ने इस पर समन्वयकारी भूमिका निभाई। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के अध्यक्ष के रूप में 1983 से 1986 तक भारत ने इसके सदस्यों के मध्य एकता तथा सहयोग को सुदृढ़ करने तथा विकासशील राष्ट्रों के मध्य बढ़ती आर्थिक खाई को तत्कालीन अंतर्राष्ट्रीय वातावरण को दो मुख्य समस्याओं के रूप में सामने रखा। अपने अध्यक्षीय संबोधन में श्रीमती इंदिरा गांधी ने महाशक्तियों से शीत युद्ध को समाप्त करने, सभी परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों से परमाणु अस्त्र दौड़ को समाप्त करने, सभी राष्ट्रों से निशस्त्रीकरण के पक्ष में जनमत निर्माण करने तथा विकसित राष्ट्रों से नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर NIEO की स्थापना के लिए तुरंत उत्तर दक्षिण वार्ता प्रारंभ करने पर बल दिया। निर्गुट आंदोलन तथा राजीव गांधी। हरारे सम्मेलन 1986 में राजीव गांधी द्वारा विकासशील राष्ट्रों के मध्य स्वतंत्र संचार प्रणाली की स्थापना का विचार रखा गया, जो कूटनिरपेक्ष राष्ट्रों की गतिविधियों को निष्पक्षतापूर्वक प्रतिबिंबित और संचारित करने के लिए आवश्यक था। 1989 के बेलग्रेड सम्मेलन में राजीव गांधी ने विकासशील राष्ट्रों द्वारा विकसित राष्ट्रों से वार्ता करने के लिए एक संयुक्त मोर्चा यूनाइटेड फ्रंट बनाने का आग्रह किया। पर्यावरण की सुरक्षा पर बल देकर भारत ने आंदोलन में एक नया आयाम जोड़ दिया। भारत द्वारा इसके लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में पृथ्वी संरक्षण कोष अर्थ प्रोटेक्शन फंड की स्थापना का प्रस्ताव रखा। निर्गुट आंदोलन और PV नरसिम्हा राव। निर्गुट आंदोलन या गुटनिरपेक्ष आंदोलन के 10वें शिखर सम्मेलन, जो कि जकार्ता में 1992 में PV नरसिम्हा राव के शीत युद्ध के बाद के युग में एक निशस्त्रीकरण तथा राष्ट्रांग के मध्य आर्थिक असमानता रहित विश्व व्यवस्था की स्थापना के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन के एक नए चार्टर के निर्माण का आह्वान किया। 1995 के कोलंबिया सम्मेलन में भी परमाणु निशस्त्रीकरण न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट पर भारत के दृष्टिकोण को सदस्य राष्ट्रों द्वारा सामान्यतया स्वीकार किया गया। निर्गुट आंदोलन और अटल बिहारी वाजपेयी। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन डरबन 1998 में भारत के पूर्ण नाभिकीय निशस्त्रीकरण
के दृष्टिकोण को विश्व के समक्ष दृढ़ता से रखा। निर्गुट आंदोलन और डॉक्टर मनमोहन सिंह। भारतीय प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने बांडुंग सम्मेलन में 28 अप्रैल 2005 को एशिया अफ्रीका शिखर सम्मेलन के समापन के अवसर पर कहा कि न्यायपरक वैश्विक व्यवस्था कायम करने के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन पूर्णतः प्रासंगिक है। साथ ही डॉक्टर मनमोहन सिंह ने वैश्विक चुनौतियों के समाधान और सामाजिक तथा आर्थिक मजबूती के लिए निर्गुट आंदोलन में कई जान फूंकने की जरूरत पर बल दिया। यह अब भी विश्व व्यवस्था को और अधिक न्यायसंगत बनाने में सार्थक व प्रभावकारी भूमिका निभा सकता है। बदले हुए वर्तमान विश्व की चुनौतियों का सामना करने में यह आंदोलन बहुत मददगार साबित हो सकता है। उपयुक्त अध्ययन के आधार पर कहा जा सकता है कि वर्तमान में जब शीत युद्ध समाप्त हो गया, सारे विश्व में एक ध्रुवीय अमेरिका ही शेष बच गया है। समस्त विश्व की सुख समृद्धि तथा शांति के लिए गुटनिरपेक्षता की परिभाषा और नवीन परिस्थितियों में उसकी भूमिका का निर्धारण किया जाना चाहिए। भारत को भी अपनी विदेश नीति तैयार करनी चाहिए जिससे देश की सुरक्षा, आर्थिक हित और उसके शाश्वत मूल्यों की रक्षा हो सके तथा भारत विश्व में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सके। ये चैप्टर हो गया फिनिश। अब मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बता देती हूँ। बेलग्रेड में गुटनिरपेक्ष देशों का प्रथम शिखर सम्मेलन कब हुआ था? सितंबर 1961 में। ठीक है, इसके ऑप्शन 4 दिए, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर का सितंबर 1961 में बेलग्रेड में पहला शिखर सम्मेलन हुआ था। 1989 से 92 तक के लिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर जेनेज ट्रोनोवस को। नर्वे गुटनिरपेक्ष शिखर सम्मेलन में कितने सदस्य देशों ने भाग लिया था? 102। गुटनिरपेक्ष आंदोलन को किस नेता ने अंतर्राष्ट्रीय छलावा बताया है? कर्नल गद्दाफी ने। ठीक है, कर्नल गद्दाफी ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को अंतर्राष्ट्रीय छलावा बताया। 8वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में, हरारे में, या फिर नई दिल्ली में, या कोलंबो में? तो 8वां गुटनिरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो हरारे में हुआ था।